कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में 7 सवाल हैं, तो सातों के सातों सवालों को हम इस एक ही वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो क्लास में हमने प्रमेय 1.2 यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ लिया है और साथ ही हमने उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और 8 को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके हमें ये 5 भाग दिए हैं, यानी 5 संख्याएं दी हैं हमें यहाँ पर। हमें इन 5 संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हम यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पहली संख्या है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ हम पहले हल डाल लेते हैं और भाग 1 यानी फर्स्ट पार्ट 140 के हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, इधर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 35 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35। अब 7 हमारा 7 से जाएगा, 7 एकम 7। जब हमें यहाँ 1 मिल जाता है तो इधर जो हमें प्राप्त होते हैं ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हमें कुछ इस तरह से लिख लेना है। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ 2 2 बार है तो आप 2 की घात 2 लगा लीजिए। जितनी बार होता है उतनी हम घात लगा लेते हैं। ठीक है, गुणा 5 यहाँ 1 बार है तो इसी तरह से लिख लीजिए या फिर 1 घात लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 7 1 बार है तो 7 को लिख लीजिए। यही हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में हमारी संख्या है 156। तो इसको भी हमें इसी तरह से व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, इधर आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 नेम 18। अब हमें 3 से करना है, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। ठीक है, 13 ये हमारी एक अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही जाएगी, 13 एकम 13। ये हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम 156 को लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 13 की घात 1 यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 यानी 3 गुणा 13 की घात 1 यानी 13। यही हो जाता है आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें संख्या दी है 3825। इसको भी हमें इसी तरह से व्यक्त करना है। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 से तो जाएगी नहीं भाई, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, 3। तो क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी? 3 से स्टूडेंट्स वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनके अंकों का योग करके देख लेना है। देखो 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18। कितना योग आया भाई, 18। और 18 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18। क्योंकि अंकों का योग 3 से कट गया है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इधर 22 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, 2 ये है और 2 इसमें से बचा तो कितना हो गया, 22 हो गया। अब 3 का भाग 22 में 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। ठीक है, अब 1275। तो इसमें भी हम अंकों का योग करके देख लेते हैं। 1 2 3, 3 + 7 10, 10 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये भी संख्या 3 के पहाड़े में आ जाएगी। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। क्या अब ये भी संख्या 3 के पहाड़े में आएगी? तो आप योग करके देखिए अंकों का। 4 + 2 6,
6 + 5 11 होता है। कितना होता है? 11। और 11 3 के पहाड़े में तो आती ही नहीं है। इसका मतलब ये 3 से संख्या विभाजित नहीं होगी। अब ये किससे होगी? तो ऐसी संख्याएं जिनमें लास्ट अंक 5 होता है वो 5 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 5 से। तो 5 का भाग 42 में देंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बच जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर 5 25। ओके, अब भी हमारा लास्ट में 5 है तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा। 5 एक कम 5, 3 बचेगा, फिर 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 17 से ही जाएगी। 17 एक कम 17, यहाँ हमें 1 मिल गया। ये हमारे गुणनखंड हो जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। ये सभी कैसी संख्याएँ हैं भाई? अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में पढ़ा है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को इस तरह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ जितनी भी अभाज्य संख्याएं ये मिली इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 गुणा, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणा, 17 एक बार है तो 17 की घात 1 या 17। बात एक ही, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम इन सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा कर देंगे तो हमें वापस से उत्तर क्या मिल जाएगा? 3825। ठीक है, चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगली संख्या में दी है 5005 यानी 5005। ठीक है, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर हम अगली संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या कौन सी? 3। ये 3 से विभाजित भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 3 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। अगर हम 5 + 0 + 0 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए इस संख्या के अंत में 5 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एक कम 5, फिर हमारा 00 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 एक कम 5। ठीक है, अब देखिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी और पीछे की संख्या से तो विभाजित हो ही नहीं सकती। अब ये किससे विभाजित होगी? तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 7। ये 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का भाग इसमें चला जाएगा। देखो 7 का भाग आप पहले 10 में देंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा भाई? आप कहेंगे सर 3 बचेगा। आगे क्या हमारा 0, तो यहाँ 0 लगा लेंगे। ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब 7 का भाग 30 में, 7 चौक 28। ठीक है, इसमें से हम 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई? 2 बचेगा। ठीक है, फिर हमारा 1 है, यहाँ हम 1 लगा लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर 7 का भाग 21 में 3 बार, 7 3 21। ठीक है, अब हमें मिला यहाँ पर 143। अब 143 7 से विभाजित नहीं होगा। देखो 7 का भाग 14 में चला जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहेंगे सर 11। ठीक है, 11 से ये विभाजित हो जाएगा। आप भाग दीजिए, देखो 11 का भाग 14 में एक बार चला जाएगा, 11 एक कम 11, 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा तो यहाँ 33 हो जाएगा। फिर 11 3 33। ठीक है, अब 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी 13 हो जाती है, तो 13 तो वही 13 से ही जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हमने इन चारों संख्याओं को इस तरह से लिखा है। यही क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लास्ट हमारी संख्या और बचती है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगली संख्या है हमारी 7429। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेने हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए आप, इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं। अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित नहीं होगा। देखो 7 4 11, 11 2 13, 13 + 9 कितना होता है भाई? 22। 22 3 के पहाड़े में नहीं आती तो ये 3 से भी नहीं विभाजित होगी। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 5। तो भाई 5 से भी नहीं विभाजित होगी। 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनका अंतिम अंक 5 या 0 होता है। ठीक है, 5 के बाद अगली संख्या हमारी 7 आती है, 7 से भी विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप चेक करेंगे तो ये ना 11 से विभाजित होगी ना 13 से विभाजित होगी। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 17, तो ये 17 के पहाड़े में आएगी। ठीक है, 17 के में 17 का भाग आप 74 में देंगे। ठीक है, तो भाई कितनी बार दे सकते हो? 17 चौक 68, 4 बार। तो यहाँ 4 लिखेंगे, हमें क्या मिलेगा? 68।
74 में से 68 घटाएंगे 6 बचेगा, ठीक है। फिर हम अपना ये 2 ले लेंगे। अब भाई हम 17 का भाग 62 में देंगे, कितनी बार, 3 बार दे सकते हैं। 17 तियाँ 51, कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। यहाँ 9 है, इस 9 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब 17 का भाग हम 119 में देंगे, तो 17 सत्ते होता है स्टूडेंट्स 119, ठीक है। इस तरह से हमारी ये संख्या विभाजित हो गई 17 से। अब 437 ये 17 से विभाजित नहीं होगी, तो 17 के बाद अगली संख्या अभाज्य है हमारी 19, ये 19 से विभाजित हो जाएगा। देखो 19 का भाग आप 43 में दोगे, कितनी बार दे सकते हो, 2 बार। 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। फिर 19 का भाग 57 में, 19 तियाँ 57, तीन बार, ठीक है। अब यहाँ हो गया 23, तो 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 23, यानी 23 अब 23 से ही विभाजित होगा, 23 एकम 23, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई ये जो हमारी संख्या है इस तरह की बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं से विभाजित हुई है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। तो हम 7429 को लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, इन सब की गुणा करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये पूर्णांकों के 3 युग्म दिए हुए हैं, ठीक है। इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने हैं। और देखिए आगे बोला है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम का भी होता है। तो हमने उदाहरण नंबर 7 में ये अच्छे से सीख लिया था कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का भी होता है। तो यहाँ हमें ये जांच भी करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको संख्याएं दी हैं 26 और 91। तो इन दोनों ही संख्याओं के हमें क्या करने हैं भाई, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से 26 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से जाएगी, 13 एकम 13, ठीक है। इसी प्रकार से 91 के कर लेने हैं। तो देखो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 का भाग 91 में देंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 तियाँ 21, 13 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो हम 26 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। और आप चाहें तो घात भी लगा सकते हो भाई, एक एक बार एक एक घात लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से 91 को लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, दोनों एक एक बार एक एक घात लगा ली हमने। नहीं भी लगाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि हम उदाहरण में ये सभी चीज़ें सीख चुके हैं कि भाई एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है उसको हम एचसीएफ में ले लेते हैं। और कॉमन में भी कौन सी कॉमन, जिसकी घात छोटी होती है। तो देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 और 13, 91 के अभाज्य गुणनखंड हैं 7 और 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या, आप कहेंगे सर 13 कॉमन है, तो हमें क्या करना है, 13 ले लेना है। और मैंने बोला आपसे कि छोटी घात लेते हैं, तो देखो 13 की घात यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी घात हमारी सेम है, छोटी बड़ी कोई नहीं है, तो कोई सा भी 13 आप ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब जो कॉमन नहीं है उनको हमें नहीं छूना है। एचसीएफ में हम केवल कॉमन लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम लेते हैं, और जो छोटी घात होती है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो भाई केवल 13 ही कॉमन है, इसीलिए हमने 13 ले लिया और यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है, एचसीएफ 26 और 91 का, ठीक है। अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं भाई। एलसीएम 26 और 91 का, तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको हमें लेना होता है, लेकिन कौन सा लेते हैं, जिसकी घात बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है और दोनों की घातें हमारी सेम हैं।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सा भी 13 ले लीजिए। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उनको भी लिया जाता है। तो 2 और 7 ये कॉमन नहीं है तो इनको भी लिया जाएगा, 2 गुणा 7। ठीक है, हमने 2 ले लिया, फिर गुणा लगाया, फिर 7 ले लिया, फिर गुणा लगाएंगे। अब 13 हमारा कॉमन है तो इन दोनों में से कोई भी एक 13 ले लीजिए, क्योंकि दोनों की घातें सेम हैं। अगर कोई घात छोटी बड़ी होती तो यहाँ हम बड़ी घात लेते और यहाँ हम छोटी घात लेते हैं। ठीक है, इनकी अब हम गुणा कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 सत्ते 14, 14 और 13 गुणा ये हो जाएगा 182। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। ठीक है, ये हमारा हो जाता है एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, तो देखो भाई जांच यहाँ पहले हम लिख लेते हैं। जांच, जांच में हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये हमेशा बराबर होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी यहाँ कौन सी हैं, आप कहेंगे सर 26 और 91, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो ये गुणनफल हो जाएगा, बराबर एचसीएफ कितना है भाई इन दोनों ही संख्याओं का, तो आप कहेंगे 13। ठीक है, गुणा एलसीएम क्या है इन दोनों का, तो आप कहेंगे सर 182। अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा करके देख लेना, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो भाई ये जांच हो जाएगी। 26 गुणा 91, आप 26 की और 91 की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई 2366। ठीक है, इसी तरह से जब आप 13 की और 182 की गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा भाई 2366। तो यहाँ हमें ये दोनों ही गुणनफल बराबर मिल गए, यही हमारी उत्तर की जांच हो गई। तो यहाँ हमने देखा कि भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल होगा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का, जैसा कि यहाँ हमने जांच कर लिया। ठीक है, चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 510 और 92, तो इसको भी हमें भाई इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया है। तो हमें 510 और 92 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडन कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 510 2 से चला जाएगा, जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वो 2 से विभाजित हो जाती हैं। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये किससे होगा, क्या 3 से होगा, तो 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो देखो 5 और 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 अट्ठे 24, भाई 3 का भाग 25 में कितनी बार, 8 बार, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा इधर आ जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। क्या ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो देखो 8 प्लस 5 13 होता है और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 17 17 से जाएगी, 17 एकम 17। ठीक है, तो 510 को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, सभी एक एक बार हैं, तो आप चाहें तो एक एक घात लगा लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कीजिए, देखो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 23 हमारी अभाज्य संख्या है तो ये 23 से जाएगी, 23 एकम 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई 92 को 92 को लिखना है 2 गुणा 2, 2 दो बार है तो 2 की घात 2 लगा लीजिए, गुणा 23 एक बार है तो 23 की घात 1। ठीक है, एचसीएफ 510 और 92 का, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं भाई, जो कॉमन होती है संख्या उसे लेते हैं। 2 इसमें है 2 इसमें है, यानी 2 हमारा कॉमन है। ठीक है,
लेकिन बाकी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो हमें दो कॉमन वाली जो संख्या उसको लेना है। अब देखो 2 की घात 1 है यहाँ, और यहाँ 2 की घात 2 है, तो भाई हम एलसीएम में कौन सी संख्या लेते हैं, जो छोटी घात वाली होती है, यानी 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब हमें एलसीएम ज्ञात कर लेना है। एलसीएम 510 और 92 का। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको हमें लेना है, लेकिन कौन सी घात लेनी है, जो बड़ी घात है। तो 2 की घात 2। ठीक है, एचसीएफ में हम छोटी घात लेते हैं और एलसीएम में हम बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लेते ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी हम लेते हैं भाई। ये सभी संख्याएं हमारी कॉमन नहीं है, तो इनको भी लेना है। ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, तो आप जब इन सब की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 23,460। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब है 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, गुणा कर लेंगे आप और आपको मिलेगा 23,460। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं यहाँ पर, आप कहेंगे सर 510 और 92, इन दोनों की आप गुणा कीजिए। ठीक है, और इधर जो एलसीएम और एचसीएफ आए इनकी गुणा कीजिए। तो भाई यहाँ हमें एचसीएफ कितना मिला, 2 मिला है, गुणा एलसीएम हमें मिला है 23,460। जब आप 510 और 92 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 46,920। 46,920। ठीक है, और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 46,920। तो यहाँ पर भी हमारे ये दोनों ही गुणनफल बराबर आ गए, ये हमारी जांच हो गई। चलिए अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको संख्याएं दी हैं 336 और 54, तो इसको भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं हमें। 336 के 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब होगा भाई 3 से, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 7 से, 7 एकम 7। इसी प्रकार से 54 के, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 नेम 27। 9 भी 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, और 3 भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो हम 336 को लिखेंगे, 2 कितनी बार है भाई, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, तो 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 54 को भी लिख लेना है, 2 1 बार है और 3 3 बार है, यानी 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेने हैं। तो एचसीएफ 336 और 54 का जो कॉमन है, और कॉमन में जो छोटी घात है, तो क्या कॉमन है भाई, दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 की घात 1 यहाँ आ जाएगा, गुणा दोनों में छोटी घात कौन सी भाई, 3 की घात 1, तो 3 आ जाएगा। 7 कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, 3 दूनी 6। ये हो गया आपका एचसीएफ। इसी तरह से हम एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं भाई। 336 और 54 का एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं जो कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है, बड़ी घात है 2 की घात 4। ठीक है, गुणा दोनों में 3 कॉमन है, तो बड़ी घात है 3 की घात 3, और जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना है, यानी 7। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा भाई, 2 की 4 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, और गुणा में 7।
इन सब की गुणा करने पर आपको मिलेगा भाई 3024 और ये हो जाता है आपका LCM। अब हमें जांच करना है तो यहाँ हम लिख लेते हैं जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं भाई? 336 गुणा 54, ठीक है, बराबर HCF हमें क्या मिला इन दोनों का? 6 गुणा LCM क्या मिला? 3024। अब आप 336 और 54 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 18,144। क्या मिलेगा? 18,144। और जब आप 6 की और 3024 की गुणा करेंगे तो भी आपको 18,144 ही मिलेगा। आप गुणा करके ये चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ हमारी उत्तर की जांच हो जाती है। तो इस प्रश्न में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है इन्हीं पूर्णांकों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो आपको ये संबंध हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होगा इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। आई होप आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये तीन पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक है, तीन भाग हैं, तीनों भागों में तीन पूर्णांक है। हमें क्या करना है? इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें संख्याएं दी हैं 12, 15 और 21। हमें क्या करना है? इन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इन तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं, ठीक है। 12 2 से चला जाएगा 6 बार में, 6 2 से चला जाएगा 3 बार में, और 3 3 से जाएगा 1 बार में। तो हम 12 को लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार है, और 3 की घात 1, 3 1 बार है। 15 जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, और 5 जाएगा 5 से, 5 एकम 5। तो 15 को हम लिखेंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। 21 3 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में। तो 21 को हम लिखेंगे भाई 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, ठीक है। अब हमें HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। HCF 12, 15 और 21 का, तो जो कॉमन है और जो छोटी घात है उसको हमें HCF में लेना है। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं है, मतलब 2 हमारा कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, और तीनों की घातें सेम हैं। तो 3 हमारा HCF हो जाएगा, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF। अब हम LCM ले लेते हैं भाई। LCM 12, 15, 21 का, तो जो कॉमन है उसको हमें लेना है, और कॉमन में अगर घात बड़ी होती है कोई तो उस बड़ी घात को हम लेते हैं। तो यहाँ तो हमारा कॉमन 3 है और तीनों की घातें सेम हैं, तो हम कोई सा भी 3 ले लेंगे। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना होता है। तो भाई देखो 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो 2 की घात 2 हम यहाँ ले लेंगे, गुणा 3 हमारा कॉमन है, सबकी घात सेम है, तो कोई सा भी 3 ले लीजिए, गुणा 5 कॉमन नहीं है, गुणा 7 कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इन सब की हमें गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा भाई 2 की घात 2 का मतलब 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 4 3 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, यानी 420, ठीक है। ये हमारा LCM हो जाता है, और यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हम जांच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इनके HCF और LCM के। कभी भी 3 संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ हम जांच नहीं करेंगे। चलिए अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको संख्याएं दी हैं 17, 23 और 29। ये तीनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये
एक से और खुद से ही विभाजित होती हैं, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारी तीनों ही क्या हो जाती हैं, अभाज्य संख्या हो जाती हैं। तो इस सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया क्या सीखने को मिलेगा, तो चलिए हल करते हैं। देखो, आपसे जब कभी भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एचसीएफ किसका, अभाज्य संख्याओं का, तो आपको आंसर देना है 1, यानी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, और अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम हमेशा इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। जो भी आपको अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं उनकी आप गुणा कर लीजिए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। 17 गुणा 23 गुणा 29, ये होता है 11,339। ये हो गया हमारा एलसीएम। यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 17 को मैं गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 1 गुणा 17। 1 तो सभी का गुणनखंड होता है भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से विभाजित नहीं होती, सभी होती हैं। तो मैं 17 को 1 गुणा 17 लिख सकता हूँ भाई, 17 एकम 17। इसी प्रकार से मैं 23 को 1 गुणा 23 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 29 को मैं 1 गुणा 29 लिख सकता हूँ, बिल्कुल बात सही है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, कॉमन में जो घात छोटी होती है। तो देखो अगर हम इनके गुणनखंडों को देखें तो कॉमन क्या है भाई, कॉमन है हमारा 1, और 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो इनमें से कोई सा भी हम 1 ले लेंगे, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम में हमने देखा कि जो कॉमन होता है उसकी हम बड़ी घात लेते हैं। तो कॉमन हमारा 1 है, सबकी घात सेम है, तो भाई हमें 1 ले लेना है। ठीक है, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी लेते हैं। तो कॉमन क्या नहीं भाई, 17 23 29 ये कॉमन नहीं है, तो इनको भी लेना है। अब देखो मैं अगर यहाँ जो कॉमन है उसको लिख लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा गुणा करके भाई, 11,339 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ आपने सीखा अगर हमारी अभाज्य संख्याएँ हैं तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याएं हैं तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, उन्हीं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस सवाल में आपको जो सिखाने की कोशिश की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको संख्याएं दी हैं 8, 9 और 25। तो देखिए इस सवाल में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखने को मिलेगा, तो देखो 8 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 9 के कीजिए और 25 के कीजिए। ठीक है, चलो 8 के करते हैं 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। इसी तरह से 9 के 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 25 के 5 25 और 5 एकम 5। देखो 8 को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे भाई, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3। ठीक है, ओके सर। 9 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और 25 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 5 2 बार है तो 5 की घात 2। अब हमें क्या करना है भाई, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है भाई, जो कॉमन होता है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन है भाई, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, भाई कुछ भी तो कॉमन नहीं है। तो जहाँ आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे ना, वहाँ एचसीएफ हमारा 1 होता है। सर 1 कैसे होता है, आप इसके साथ गुणा में 1 लगा सकते हो ना, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो भले ही हमारी भाज्य संख्याएं क्यों ना हो, अगर उनमें कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो भी एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, जब भाई हमें एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं दिखा तो एलसीएम क्या होगा, जो आपकी संख्याएं इन्हीं का गुणनफल। ठीक है, या यूँ कह लें कि भाई जो कॉमन है उसकी हमें बड़ी घात लेनी है, और फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेना है। तो कॉमन क्या नहीं है भाई, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8 है, 3 की घात 2 का मतलब है 9, और 5 की घात 2 का मतलब है 25। तो फिर से हमें वही संख्याएं मिल गई है ना, और इन सब की हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1800। एलसीएम हो जाता है भाई 1800। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि संख्याएं भले ही आपकी भाज्य हों, अगर उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 आपको दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। ठीक है,
एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन्हीं दोनों संख्याओं का, यानी 306 और 657 का। तो यहाँ हम संबंध का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो इसको हमें कुछ इस तरह से लिख लेना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से हैं? आप कहेंगे सर 306 और 657। तो भाई इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, 306 और 657। और ये हमेशा बराबर होगा किसके भाई? इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो यहाँ हमें इन दोनों ही संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, तो भाई एचसीएफ के स्थान पर हम 9 लिख लेते हैं और गुणा में हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ क्या काम करना है, इस 9 की साइड चेंज कर लेनी है, बस हमें अपना एलसीएम मिल जाएगा। भाई 9 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये कहाँ आएगा? बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में आ जाएगा आपका 9, और इधर हमारा क्या रह जाएगा भाई? एलसीएम 306 657। अब कैंसिल कर लेते हैं 9 से, भाई इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 9 तियाँ 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो हमारे पास क्या बचा भाई? इस चीज़ को हम इधर लिख लेते हैं, एलसीएम 306 657 बराबर 34 गुणा 657। इनकी हम गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा भाई 22,338। ये हमारा हो जाता है एलसीएम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई 3 राशियां दी हैं, जैसे कि देखो यहाँ 3 राशियां हमें दे रखी हैं, दोनों संख्याएं दे रखी हैं और एचसीएफ दे रखा है, चौथी राशि हमसे पूछी गई है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको कोई भी 3 राशियां दी हों तो आप चौथी राशि बहुत आसानी से इस संबंध से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये प्रश्न स्टूडेंट्स हमें उदाहरण नंबर 5 की तरह दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि 6 की घात n, और n क्या है? n प्राकृत संख्या है कोई। प्राकृत संख्याएं आप जानते ही हैं, जो हमारी गिनतियां वही हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप गिनतियां बोलते जाएंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी भाई, अनंत हैं। तो कह रहे हैं कि 6 की घात कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए, जैसे कि 6 की घात आप 1 ले लीजिए, या फिर 6 की घात 2 ले लीजिए, या फिर 6 की घात 3 ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप 6 की घात कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, और इस तरह से जो संख्याएं बनेंगी भाई अनंत संख्याएं बनेंगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत हैं तो अनंत ही संख्याएं बनेंगी। हम 6 की घात 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 10 50 100 1000 10,000। ठीक है, इस तरह से जो संख्याएं बनेंगी, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसका अंतिम अंक 0 हो? देखो, जैसे कि 6 की घात 1 जब हमने लगाई तो हमें संख्या मिलेगी 6, और 6 की घात जब हम 2 लगाते हैं तो हमें संख्या मिलती है 6 गुणा 6 36। 6 की घात हम 3 लगाते हैं तो हमें संख्या मिलती है 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216। देखो 6 पर समाप्त हो जाती है, 36 6 पर समाप्त होती है, 216 6 पर समाप्त होती है, यानी जो इकाई का अंक है उसको आपको देखना है। तो कह रहे हैं कि हम 6 की घात कोई ऐसी प्राकृत संख्या लगा सकते हैं जिससे हमें इकाई का अंक 0 मिल जाए, यानी 0 पर समाप्त हो, इधर कोई भी संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या हमें अंतिम अंक 0 मिल सकता है? ये इन्होंने सवाल में बोला है। अब देखिए, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 5 में ये देख लिया था कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जिसका अंतिम अंक 0 होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड में इन दो अभाज्य संख्याओं का होना जरूरी होता है, 2 और 5 का, तभी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि देखो 10 20 30 40 50 60 100 150 200 250, ये सब क्या हैं? 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं, ये अनंत हैं।
अगर हम इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 और 5, तो भाई हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब देखिए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखिए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे सर इन सभी संख्याओं में 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 आया हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडन में इन दो संख्याओं का होना जरूरी है, यानी 2 गुणा 5 का होना जरूरी है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो 0 पर समाप्त होती है और उसके आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 और 5 ये दोनों ही अभाज्य गुणनखंड देखने को जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 2 की और 5 की गुणा करके ही तो हमें 10 मिलेगा। अगर एक बार हमें 10 मिल जाता है फिर हम इस 10 की किसी भी संख्या से गुणा कर लें। 10 की अगर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, भाई 4 से गुणा कर लेंगे 40 हो जाएगा, 5 से गुणा कर लेंगे 50 हो जाएगा, यानी हमें अंतिम अंक 0 मिलना ही मिलना है, ठीक है। देखो जैसे कि 2 की 5 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की गुणा 2 से कर देते हैं 20 हो जाता है। 2 की 5 की गुणा करने से 10 होता है, 10 की गुणा 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक। तो हमने देखा कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 का होना जरूरी होता है। अब देखो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड की बात करें, 6 की घात n, ठीक है। अगर इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में ये दोनों अभाज्य संख्या हमें मिल जाती हैं तो भाई हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें अंतिम अंक 0 होगा। अगर ये दोनों अभाज्य खंडन नहीं मिलते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं मिलती हैं, तो भाई हमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिल सकती है। हम कोई भी घात लगा लें हमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त हो। तो देखो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, भाई 6 के गुणनखंड होते हैं अभाज्य 2 गुणा 3, ठीक है, और घात है n, और n आपकी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई भी घात लगा लीजिए। अब देखिए n के स्थान पर अगर आप प्राकृत संख्या 2 ले लेते हैं यानी घात 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या भाई 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब है 6 की घात 2, भाई 6 को ही तो हमने लिखा है 2 गुणा 3। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, अगर हम 6 की घात 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब है 6 की 2 बार गुणा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब क्या है भाई, इसकी 2 बार गुणा, 2 गुणा 3 फिर 2 गुणा 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप घात 3 लगाएंगे तो 3 बार लिखेंगे, 50 लगाएंगे तो 50 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप चाहे घात 2 लगाएं, चाहे 50 लगाएं, चाहे 100 लगाएं, चाहे 1000 लगाएं, चाहे 10,000 लगाएं, आपको हर हालत में क्या मिलेगा, गुणनखंडों में कौन सी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। आप कहेंगे सर केवल 2 और 3, 2 और 3 ही मिलेंगी, इसके अलावा कोई भी हमें अभाज्य संख्या नहीं मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या के जो गुणनखंडन होते हैं वो कैसे होते हैं, अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं, अनोखे होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि भाई गुणनखंडन अद्वितीय होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम घात कितनी भी लगा लें हमें अभाज्य संख्या 2 और 3 ही मिलेंगी और ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमें इसमें 5 कभी नहीं मिल सकता है। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं जब 2 की और 5 की गुणा करते हैं तभी हमें अंतिम अंक 0 मिल सकता है, और यहाँ हमें 5 मिलेगा नहीं कितनी भी घात लगाएं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई हम कोई भी घात लगाएं तो हमें अंतिम अंक 0 नहीं मिल सकता, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त होती हो, ठीक है। देखो अगर हम इसको सरल करें 2 गुणा 3 की घात n तो हमें क्या मिलेगा भाई, इन दोनों की घात n है तो आप 2 की घात n गुणा 3 की घात n लगा लीजिए, हैं। अब n का आप कोई भी मान रख लीजिए, मान लो आपने 50 रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की 50 बार गुणा और 3 की 50 बार गुणा, तो रहेगा तो आपका 2 और 3 ही, क्या इसमें 5 कहीं से आ जाएगा ना, तो हम इसमें 5 अपनी तरफ से लगा सकते हैं ना, इनमें से किसी संख्या को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अद्वितीय होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त हो, चाहे हम घात कुछ भी लगा लें, कोई भी प्राकृत संख्या लगा लें, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमें आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा,
तो देखिए हल में हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो 0 पर समाप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं 2 और 5 का होना आवश्यक है, तभी वही वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक, और क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं हैं 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 की घात n। दोनों की घात n है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 2 की घात n और 3 की घात n। ठीक है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं केवल 2 तथा 3 ही हैं जो अद्वितीय हैं। भाई किसी भी संख्या के गुणनखंडन कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, अर्थात इसमें 5 कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए 6 की घात n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो ये आपको हल में लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ बोला है कि ये जो संख्या है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें एक संख्या मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह से इस पूरे को सॉल्व करके हमें यहाँ दूसरी संख्या मिलेगी। तो प्रश्न में बोला है कि ये दोनों ही संख्याएं भाज्य हैं, व्याख्या कीजिए क्यों भाज्य हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो, कोई भी संख्या जिसको हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या जिसको हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे कि 9 को हम लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 3। 2 गुणनखंड तो हमारे ये हो जाते हैं, तीसरा गुणनखंड आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 9 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 को 2 गुणा 3, 2 3 6 और गुणा 1। इसी प्रकार से 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो भाज्य होती है उसको हम कम से कम 3 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 होंगे और अधिक से अधिक आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3। ठीक है, देखो, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको केवल हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं, केवल और केवल 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे कि देखो 7, ये हमारी अभाज्य संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 गुणा 7 या 7 गुणा 1। ठीक है, क्या तीसरी संख्या है कोई जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से 11, 1 गुणा 11, 13, 1 गुणा 13। ठीक है, तो भाई जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको केवल हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक संख्या हमारी 1 होगी और दूसरी संख्या वो खुद होगी। ठीक है, क्या होगा? एक संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या वो खुद होगी। तो केवल इन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और जबकि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा। पहला तरीका तो ये होगा कि आप इस पूरे को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आपको एक संख्या मिल जाएगी। अब इस संख्या के आप अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए और फिर जो भी गुणनखंड मिलें उनको आप गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा दोनों ही संख्याओं में। अब देखो सॉल्व आप कैसे करोगे, पहले तो आप गुणा करोगे, गुणा करके जो मिलेगा, देखो इन तीनों की गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें यहाँ एक संख्या मिलेगी, इसमें आपको 13 जोड़ लेना है। आप ऐसा नहीं करेंगे पहले आप जोड़ लें फिर गुणा करें, पहले हम गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों को गुणा करके आपको एक संख्या मिलेगी, इसमें आप 13 को जोड़ लें। ठीक है, जोड़ने पर जो भी संख्या मिलेगी उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उसको आप अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका देखो क्या है, इन दोनों ही संख्याओं को ध्यान से देखिए।
दोनों संख्याओं में ही दो दो पद हैं। देखिए कैसे, एक पद हो जाएगा हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13। पहले हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमें यहाँ एक संख्या प्राप्त होगी, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, +13। यानी एक पद हमारा ये है, दूसरा पद ये है। अब इन दोनों ही पदों में क्या चीज़ सेम है, तो आप कहेंगे सर 13 इधर है 13 इधर है। इसका मतलब इन दोनों ही पदों में 13 हम कॉमन ले सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13 दोनों ही पदों का। अब देखिए कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे ये जो भी संख्या है विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक भाज्य संख्या है। भाई जिसको हम कॉमन ले रहे हैं उससे ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और विभाजित होने का मतलब क्या है, जो हमने कॉमन लिया वो गुणनखंड है। तो भाई एक गुणनखंड हमारा 13 हो जाएगा। 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ कोई ना कोई तो संख्या बनेगी, वो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। आप चाहें तो तीसरा गुणनखंड 1 भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको तीन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए हल करते हैं। क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 और +13, ठीक है, तो यहाँ कॉमन है हमारा 13। हमने 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या भाई, बाहर ले लिया हमने, और जब हम ब्रैकेट 9 गुणा हो जाएगी हमारी, तो पहले ही हमने यहाँ गुणा लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा इस पूरे में, आप कहेंगे सर 7 गुणा 11 और गुणा में 13 हमारा कॉमन आ गया है, तो यहाँ बचा 1। ठीक है, प्लस लगाएंगे, ये 13 हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, जो हम कॉमन ले लेते हैं उसको जब बाहर निकाल देंगे तो वहाँ 1 बचता है। अब देखो एक गुणनखंड हमारा 13 हो गया, और दूसरा गुणनखंड इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा। और ये हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने पर हमें 1 तो मिलेगा नहीं, 1 से मतलब 1, 1 तो मिलेगा ही नहीं, 1 से बड़ी ही संख्या है ये। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम तीन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो एक संख्या हमारी ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये है, और तीसरी संख्या आप अपनी तरफ से 1 लगा सकते हो। नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों चल जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, वे संख्याएँ जिनको हम केवल दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और ये गुणनफल क्या होते हैं, एक संख्या हमारी 1 होती है और दूसरी वो संख्या खुद होती है। तो यहाँ देखो एक संख्या हमारी 13 हो गई, तो दूसरी संख्या हमारी क्या ये 1 है, 1 तो नहीं है भाई, 1 से बड़ी ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यहीं पर आपका आंसर हो जाता है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 11 सत्ते 77, 77 प्लस 77 गुणा 1 77 होगा, और 77 में 1 जोड़ दोगे 78 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करके 78 मिलेगा। ठीक है, तो 13 गुणा 78 और गुणा में 1 और लगा लीजिए, तो तीन संख्याओं का गुणनफल हो गया। ये वाली संख्या जो भी है तो ये भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो बस यहीं तक आप लिख लीजिए और लिखिए, इसीलिए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 अगर लगा लें तो क्या इस संख्या के मान पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 3 गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो गई 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13 एक भाज्य संख्या हो जाती नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड संख्या में दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5। अब देखो यहाँ पर भी ये दो पद हैं, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, दोनों ही क्या हैं भाई। इसमें भी देखो 13 13, ये 13 13 क्या था, कॉमन था, जो कि अभाज्य संख्या है। यहाँ पर भी 5 और 5 कॉमन है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे क्योंकि भाई हम यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं, तो आगे क्या मिलेगा हमें, आगे मिलेगा सर हमें, देखो यहाँ से ये 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, और प्लस लगाएंगे, ये 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, तो इस संख्या को भी हमने कैसे व्यक्त कर दिया भाई, 5, यहाँ आप गुणा लगा लीजिए चाहे, 5 गुणा ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, ये भी एक भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि तीसरा गुणनखंड हम यहाँ 1 लगा सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से व्यक्त कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्या सर हमें यहाँ गुणा लगाना ज़रूरी है? आप लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, क्या सर ये 1 लगाना ज़रूरी है? आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली का आखिरी सवाल आपको दिया, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ हमने देखा कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया को ज़्यादा समय लगता है, रवि को कम समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझिए, जब भी आपको इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो जिसमें आपसे ये बोला जाए कि किसी काम को कोई व्यक्ति कम समय में करता है और उसी काम को कोई व्यक्ति अधिक समय में करता है और दोनों ही उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, फिर दोबारा से वो समय कब आएगा जब वो दोनों उस काम को एक साथ करेंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया हो, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, तो आपको एलसीएम निकालना होता है। जो संख्याएं आपको दी होती हैं ना, उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब आपको ये प्रश्न समझा देता हूँ कि इन्होंने क्या बोला है। देखिए, प्रश्न में आपसे बोला है कि एक वृत्ताकार पथ है इस तरह का, एक गोलाकार रास्ता है इस तरह का। ठीक है, और इस रास्ते पर सोनिया और रवि दोनों चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ये 10 बजे चलना शुरू करते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि दोनों 10 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से चलते हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ से, इस स्थान से ये चलना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक स्थान। ठीक है, इस स्थान से एक ही दिशा में, मान लेते हैं इस दिशा में ये चलना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो पुनः वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? पहले कब मिलेंगे? जब ये चलना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ये जब राउंड ले रहे होंगे तो दोबारा कब मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रवि को देखते हैं। भाई रवि कितने चक्कर लगाएगा? देखो, रवि एक चक्कर लगाएगा तो इसे 12 मिनट लग जाएंगे। यहाँ से चलना शुरू करेगा ऐसे करके और पुनः यहाँ पहुँच जाएगा अपने प्रारंभिक स्थान पर, तो 12 मिनट हो जाएंगे। दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर 12 मिनट हो जाएंगे, यानी दूसरे चक्कर में हो गया। तीसरा राउंड लगाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा प्रारंभिक स्थान पर, फिर 12 मिनट हो जाएंगे, यानी एक चक्कर में 12 मिनट, तो 3 चक्कर में भी 36 मिनट लगेंगे इसे। 36 मिनट बाद रवि यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो सोनिया चलेगी, एक राउंड लगाएगी, भाई 18 मिनट लगेंगे, हमें 36 मिनट तक पहुँचना है। ठीक है, फिर दूसरा राउंड लगाएगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी सोनिया, फिर 18 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ देखो 18 + 18 कितना हो जाता है? 36। सोनिया दूसरे राउंड में यहाँ होगी और रवि तीसरे राउंड में होगा, तो पुनः दोनों इस स्थान पर आ जाएंगे। कितना समय लगेगा? भाई देखो, 3 राउंड में से 36 मिनट लगे और 2 राउंड में से 36 मिनट लगे, तो 36 मिनट बाद दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ देखो क्या कहने की कोशिश की गई है कि वो कम से कम समय क्या होगा, वो कम से कम समय क्या होगा जो 12 और 18 दोनों से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये निकालना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी कम से कम की बात आए तो आपको क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम, और जहाँ अधिक से अधिक की बात आती है वहाँ एचसीएफ। ठीक, अब देखिए हमें लिखना कैसे है इसको, तो हमें लिखना होगा सोनिया और रवि द्वारा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगने वाला समय। हमने देख लिया भाई 36 मिनट होगा। अब हम इसे निकालेंगे कैसे? तो 18 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। ठीक है, दोनों ही मिनट हैं, आंसर हमें किस में मिलेगा? मिनट में। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड और 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 एक बार और 3 2 बार, और 12 के हो जाएंगे भाई 2 2 बार और 3
एक बार, यहाँ एक लगा लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है भाई, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेते हैं। तो दोनों में ही दोनों चीज़ें कॉमन है, दो दो तीन तीन, तो बड़ी बड़ी घात ले लेनी है हमें, ठीक है। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक। ये तो दोनों छोटी घातें हैं, तो हमें क्या करना है, बड़ी बड़ी घातें लेनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 गुणा 2 का मतलब है 4, 3 गुणा 3 का मतलब 9, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये क्या होगा मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमें लास्ट में लिखना है 36 मिनट बाद पुनः सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया उत्तर। तो यहाँ आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।